आज इन वंचित घुमंतु बच्चों के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए, इनके भोजन आदि के लिए, इनके लिए जो पाठशाला का निर्माण हम सब मिलजुल करके कर रहे हैं, इसमें तारपुरा सीकर से माता जी सुशीला जी और राजेश जी तेतरवाल, सुमन जी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ में पाठशाला आए हैं। और राजेश जी अपने पिताजी की याद में आज 71,000 रुपये का योगदान इन बच्चों के हित में, इनके बेहतर भविष्य के लिए अपनी पाठशाला में यहाँ पर किया है। बहुत ही शानदार राजेश जी आपके साथ को, और विनम्र श्रद्धांजलि है अंकल जी को। वो हम सबको कहीं से भी उनकी रूह है, अपने आसपास है, उनकी यादें हैं, वो हमको कहीं से भी देख रहे हैं तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्हीं के पुण्य प्रताप का, उन्हीं की सोच का, उन्हीं के कर्मों का ये परिणाम है कि अपन सारे मिलजुल करके ऐसे बच्चों के लिए, दूसरों के हित के लिए लगातार अपन काम कर रहे हैं। अपन यूं ही मिलजुल करके ऐसे ही प्रयास अपने पूर्वजों की याद में, अपने पितृजनों की सीख के आधार पर ये लगातार यूं ही करते रहें। माता जी पुनः अंकल जी ने वंदन है, प्रणाम है। आज दूसरी पुण्यतिथि है कि? हाँ, दूसरी पुण्यतिथि है। पिछली बार वो गाँव का मैंने बस स्टैंड पर वो स्टैंड बनवा दिए। अच्छा, गौशाला में पानी के लिए रैसे? नहीं, बैठने के लिए। अच्छा, छाया के लिए, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। गौशाला में गौशाला हमने करवा दिया। अच्छा, गायों के लिए, यानी हर जगह उनकी याद में जो सब हमारे पुण्य हो रहे हैं ना, बिल्कुल करे जा रहे हैं, उनकी याद में कर रहे हैं। बिल्कुल। अपन अगर थोड़ा बहुत भी अपना सामर्थ्य है तो अपने गांव के लिए अपन कोई शमशान भूमि में भी कोई पेड़ पौधा लगा करके भी याद कर सकते हैं। कोई गांव के चौराहे में भी कोई पेड़ पौधा लगा करके है, या बस स्टैंड के ऊपर ऐसे छाया के लिए है, या फिर पानी पीने के लिए है। कि हर गांव में लगभग समस्या सी रहती है बस स्टैंड पर बैठने के लिए। हालांकि बहुत सारे गांव के जो जागरूक बंधु होते हैं उन्होंने तो बस स्टैंडों पर अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन बहुत से गाँव आज भी वंचित हैं। अपन अपने पूर्वजों की याद में गांव के खेल मैदान में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, गांव की स्कूलों में भी कर सकते हैं। और ये अपनी पाठशाला जैसी ऐसी स्कूल है कि ये हम सब की है, और इसमें देश के कोने कोने के हैं। इसमें कोई क्षेत्र का या अपने गांव का या अपने शहर का कोई वो स्पेशल लोगो नहीं है। ये पूरे इसमें देश के ही बच्चे हैं, और ये जैसे बच्चे अपने हैं वैसे ही हम सब के हैं। इन पर भी अपन बराबर का साथ है, वो यूं ही अपने जैसे गांव के लिए निभाते हैं वैसे ही अपने को करते रहना आवश्यक है। धर्मवीर जी, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था अपनी पाठशाला, अपने रजिस्ट्रेशन? अपनी पाठशाला वैसे तो दिसंबर 2015 में 5-4 बच्चों को लेकर के पढ़ाना शुरू किया था। पुलिस लाइन के पास? पुलिस लाइन के पास में झुग्गियाँ थी। ये पुलिस लाइन में बच्चे मांगने के लिए आए थे 5-4 बच्चे, तो उन्हीं को लेकर के एक साक्षर करने के उद्देश्य से ही आप नया मिशन शुरू किया? हाँ, एक शुरू किया। हमको भाई ये बच्चे साक्षर भी हो जाएं तो भी ठीक है। वो बिना माता पिता के बच्चे थे और झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे थे, और रोज़ उनको मांगने का ही काम था। फिर वो कहीं इनको मांगने से, इस काम से छुटकारा मिले, ये थोड़ी बहुत भी जागरूक हो जाएं। भले ही वो कोई सरकारी कर्मचारी या बड़ा कोई वो काम नहीं कर सके, लेकिन अगर मजदूरी भी करें न तो भी शिक्षित होकर हाँ इतना जागरूक जरूर हो जाए, अपने हिसाब किताब अच्छे से समझ लें, अपने काम को समझ लें, उनका कोई शोषण न कर पाए। ऐसे उद्देश्य से सोच करके ये एक छोटी सी नींव है, छोटा सा बीज रखा था, और फिर धीरे धीरे आमजन का इतना सुंदर सपोर्ट मिला। अपने बार जो बोर्ड पे लगा रखे हैं अपने खूब सारे साथी हैं, उन्हें एक कमरे का निर्माण इसमें खूब अच्छा साथ निभाया। 3-4 साथियों ने तो बहुत बड़ा साथ निभाया। तो यूं करके ये एक कारवां चलता रहा, और आज अपन ये अपनी पाठशाला का इस रूप में अपन देख रहे हैं। तो ये हम सब का ये साझा एक मिशन रहा है, साझा एक रहा है, उसी का ये परिणाम रहा फिर। और आज यहाँ पर करीब 250 बच्चे हैं, वो लगातार एजुकेशन ले रहे हैं। 125 बच्चे अपने आवासीय हैं, 100 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं। तो वो लड़कियां अपने बेसमेंट में रख रहे हैं, लड़के हैं यहाँ ऊपर वाली इस ऊपर वाले, हाँ यहाँ पर उनके लिए छात्रावास की सी व्यवस्था की है। आने वाले टाइम में बच्चों की संख्या और ज़्यादा हुई तो अपन इनके लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल उनका निर्माण करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरीके से इनकी एजुकेशन का ही पूरा सिस्टम इसमें चलेगा। धर्मवीर जी, आपने बहुत शानदार काम किया है, और ऐसा काम कोई या मानवता का कोई पुजारी है वही कर सकता है। आपने शुरुआत में आपके बहुत संघर्ष भी किया होगा, आपने यहाँ तक ये जो स्वरूप खड़ा है ये अचानक तो खड़ा नहीं हुआ। नहीं, ये 10 साल की प्रोसेस है। 10 साल की प्रोसेस है, आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। आप तो ठीक रहा, ये लोग तो बाद में जुड़े हैं सर।
धीरे धीरे लोग तो बाद में जुड़ते गए, 18, 19, 20 के बाद लोगों का जुड़ना शुरू हुआ है, नहीं ये क्योंकि सोशल मीडिया पे हम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अपन क्या कि ये जो महापुरुषों की जो तस्वीरें इस बुक में लगा रखी है ना, ये इनका का त्याग जो था ना माता जी। अब जैसे ये भगत सिंह है, ये 23 साल की उम्र में तो इस दुनिया में इतना कुछ दे करके फांसी दे दी थी 23 साल में। तो इतना यानी निस्वार्थ भाव देश के लिए, इन्होंने शादी तक भी नहीं की, क्योंकि माँ करी बेटा तेरे अकेले का देश कोई लागू है क्या? और अकेला था। हाँ अकेला ही था मान ले जहाँ। हालांकि मित्र मंडली थी इनके साथ भी, अच्छे भी थे खराब भी थे, अच्छे थे उनकी बदलते आप उनका नाम अपने राजगुरु सुखदेव उनके रूप में लेते हैं। और इनको जो फांसी दिलाने वाले थे ना, वो इनके बुरे मित्र भी थे, जिन्होंने गवाही दी थी कि नहीं ये अंग्रेज़ों के साथ हो गए। ये सुभाष चंद्र बोस है, ये उस टाइम में IAS की नौकरी थी इसके पास में। IAS की नौकरी इसने उस टाइम में छोड़ी देश के लिए कि नहीं मेरे को नौकरी से ज़्यादा देश को मेरी ज़रूरत है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसमें हमारे दादा भी शामिल थे। वहाँ ये जापान की जेल में बंद थे उस टाइम में, इन्होंने जापान की जेल से इनको छुटाया, एक आज़ाद हिंद फौज बनाई और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। 8 साल से घर आया था हमारा दादा भी उस टाइम में। तो जब दादा ने इतना त्याग था तो इनका कितना था, कष्ट करे है। हाँ और पेड़ ते करे लगा भाई पसीना पर दादा के चाल का थोड़ा इनको आदर्श मानना हमेशा ही कि भाई इनकी तरह अपन भी देश के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा ऐसा करें जो सबके फायदेमंद हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा हो। और ऐसे वंचित तबके के लिए ये भगत सिंह जैसे इनकी थी ना, इनको केवल ये नहीं था कि अपन देश को केवल आज़ादी मिले, ये सारे थे कि भाई अपन जैसे गरीब जो हैं, गरीब तबका है जो शिक्षित नहीं है, ये जब तक एजुकेट नहीं होगा, ये शिक्षित नहीं होगा ना, तब तक आज़ादी मिल भी जाएगी ना तो भी उसका इतना लाभ नहीं मिल पाएगा। इनका मूल उद्देश्य यही था कि हर कोई जागरूक बने। तो बस ये अपने आदर्श है। तो इनको अपन देख करके ना ये ज्योतिबा फुले, ये जो है ना ये महिलाएं, ये सावित्रीबाई फुले हैं, ये ज्योतिबा, ये दोनों लोग लुगाई हैं। तो इन्होंने बहुत एजुकेशन पर उस टाइम में, जिस टाइम में यानी पढ़ाना भी एक प्रकार से अपराध था कि ये पढ़ नहीं ली, ऐसी रोक थी पढ़ाने पर, उस टाइम इन्होंने काम किया। आज भी अपन देखें 20-30 साल पहले लड़कियों को पढ़ाने में कितनी समस्या आती थी कि लड़कियों को तो बस पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, कि इनको तो दूसरे घर जाना है, लड़कियों को तो यही सोच थी। बिल्कुल ये भी अब धीरे धीरे अपनी देख हमारी 40-42 साल की उम्र में ये बच्चे पढ़ लिख के कुछ भी बने, हाँ, लेकिन इनको एजुकेशन है कि एजुकेटेड हो जाएंगे, ये अपने जीवन का परख मूल्य समझने लग जाएंगे, ये बड़ी बात है। वहाँ इनका ध्येय दूसरा था, यहाँ इनका उद्देश्य दूसरा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल ही होगा माता जी। थार तो थे तो सब कुछ थार था सहन करेड़ा ही देखेड़ा ही मारा खुद के याद है। यानी जब तक स्कूल नहीं थी ना गाँव में, तब तक खुडिया में जीवन था एकदम, कच्ची बाड़ियाँ हुआ करती या कच्चा लेव की खुडियाँ थी, बाड़ियाँ थी, गंदो पानी पीने को मतलब जहाँ उठाई वह पशु पानी पीता उस उठाई जोड़ को पानी पी करके मतलब जहाँ बड़ा वेड़ा होते। मारो ही बचपन उस चीज़ में गुजरेड़ो है। थारो तो सही कोई नहीं होगा, मारो तो है नहीं, मारा याद है वह चीज़ें सारी। मैं भी मतलब सड़क से कुआं का मैंने पानी काटता देखेड़ो है, लाव का थोड़ा बहुत मारो भी हाथ लगाएड़ो है, लाव का नहीं तो बरी के लगाएड़ा। हाँ बरी तो यानी उस दौर से आप निकले आना तो वो स्कूलों की बदौलत है, पढ़ाई की बदौलत ही अब आज अपन कुछ अच्छो जीवन होया, आप साफ सुथरा रहने लगे आने तो वो कोई परिणाम है।